अभी से दोगे सी बॉट तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जीटी ग्रैंड टेस्ट तो मतलब ज़रूर देना चाहिए। फैकल्टी के तो सारे नोट्स मेरे को लगता है मतलब मेडिसिन के आपके नोट्स से जो भी क्वेश्चन है वो डिट्टो इवन लाइन टू लाइन उठ कर आए हैं क्वेश्चन। आप लोगों का वो रात में आके मोटिवेशन सेशन आपका सिराज सर का, तो वो सबसे बेस्ट था। हे गाइस, दिस इज डॉक्टर अमन सेतिया, योर मेडिसिन फैकल्टी एट LNX। तो आज मेरे साथ हैं डॉक्टर शालिनी मिश्रा। इन्होंने अपना एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो थोड़ी सी बातचीत करते हैं इनसे तो हमें आइडिया लगेगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर शालिनी। पहले तो ये बताइए कैसा फील हो रहा है एग्ज़ाम निकाल के अब? सर बस बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब लग रहा है अब सब कुछ हो गया, जितना कर सकते थे उतना कर लिया। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो जंग लड़ी थी वो जीत ली है? हाँ। तो एक बार अपने बारे में बताइए कि आपने 12th कहाँ से किया था, फिर MBBS कहाँ से किया और कैसे इस जर्नी को स्टार्ट किया? सर मैंने 12th मतलब अपने स्टेट से ही किया था। स्टेट बोर्ड था मेरा, नॉर्मल यूपी बोर्ड। और उसके बाद फिर मैं तैयारी कर रही थी नीट का, जो कि नहीं हुआ। उसके बाद पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब चाहते थे कि डॉक्टर बनूं, बट कुछ होप नहीं दिख रहा था। तो बिकॉज ऑफ लाइक कि इंडिया में बहुत कॉस्टली है मतलब पैसे वैसे का, तो इसलिए फिर उन्होंने पता किया फ़ॉरेन का। तो जब फ़ॉरेन भेजना था तभी से था कि MCI देना है आने के बाद। तो एक डर सा था कि यार पता नहीं क्या होगा, क्योंकि MCI लाइक कि रिलेटिव्स में भी ऐसा होता है ना कि मतलब एग्ज़ाम नहीं निकालेंगे तो फिर ऐसा होगा कि मतलब क्या कर रही थी इतने सालों का ये वो। तो जाते ही वक्त ही डर था कि MCI है, एक आने के बाद एक एग्ज़ाम तो देना है और फर्स्ट टाइम में निकालना है। तो मतलब एक डर सा था। फिर इसके बाद गए तो फिर वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, सब कुछ रहना खाना पीना, वहाँ पे सरवाइव करना, बहुत दिक्कतें भी आती थी जो घर वालों से भी हाइड करते थे कि मतलब घर वाले परेशान होंगे। फिर यहाँ आए, मैं घर पे भी नहीं गई, मिली नहीं मतलब लास्ट जब आई यहाँ पर, तो क्योंकि मुझे लगा कि अब सीधे एग्ज़ाम निकालना है फिर जाना है, एक मोटिवेशन था। तो मतलब आप वहाँ से लौट के आए और घर नहीं गए अपने? नहीं, मैं घर नहीं गई, क्योंकि फिर था कि घर वालों से मिलूंगी, एक इमोशनल वो होगा, फिर आने के बाद मेरे को सेटल होने में टाइम लगेगा। और अभी कहीं ना कहीं मैं डिस्कनेक्ट थी घर वालों से काफ़ी टाइम के लिए। तो मेरा ये था कि सीधे आती लाइब्रेरी या कुछ ज्वाइन करना है, बट फिर मेरे को एलन का किसी ने सजेशन दिया, तो फिर मैं एलन आई यहाँ पे बात करके, तो फिर मैंने ज्वाइन किया। फिर ये जो जर्नी था वो मतलब ऐसा नहीं था किसी पढ़ाई किया है, मस्ती किया, पढ़ाई किया, घूमा फिरा, खाए पिए, अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़े और अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर किया। तो आपने MBBS कहाँ से किया था? एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये किर्गिस्तान से। हाँ जी। तो उसके बाद आपने सोचा था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है या मेरा निकल जाएगा, ऐसा लगता था आपको? मेरा टारगेट ये था कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ लास्ट, लाइक मेरे लिए था कि मरो या करो वाला हाल था। बट ये था कि हाँ बहुत सारे लोगों से सुना था कि फर्स्ट टाइम में नहीं हो पाता है, तो एक डर सा था, क्योंकि मैंने सीनियर्स भी कई लोगों को देखा था कि बहुत अच्छे थे पढ़ने में बट नहीं हो पाया। तो वो था कि क्यों नहीं हो पाता है, मतलब कुछ तो होता होगा रीज़न। तो फिर अभी तो देख ही लगा कि मतलब बस ये रहता है कि खुद को संभाले रखो, वहाँ तक उस स्टेज पे पहुँचो, वहाँ पे दो, क्योंकि वो दिन बहुत मैटर करता है, एग्ज़ाम वाला दिन। लाइक कि वो कितना भी हम पढ़ लेना, कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन वो एग्ज़ाम वाला दिन यदि ख़राब किया तो पूरा साल या फिर पूरा 6 महीने ख़राब है। तो वो था कि वो एग्ज़ाम वाला दिन यदि सही है तो सब कुछ सही है। क्या स्कोर रहा आपका, क्या स्कोर रहा? मेरा 159 स्कोर था। 159 मार्क्स। तो अभी आपको अपने जूनियर्स को या जो बच्चे जो पास नहीं कर पाए हैं उनको क्या गाइड करना चाहोगे आप कि कहाँ पर किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है और रिवीजन कैसे करना चाहिए? तो एक बार आपने ये बताइए कि आपने रिवाइज कैसे किया, बिकॉज बच्चे की प्रॉब्लम होती है कि वो मेन तो पढ़ लेता है एक बार उसको, लेकिन रिवाइज नहीं कर पाता बार बार। सर मेरा ये था कि यूट्यूब पे आप लोगों के सेशन पढ़ते थे जो रैपिड रिवीजन था, तो वो मैंने रैपिड देखा था मोस्टली। और मैं नोट्स खोल के बैठती थी, जो मैंने सारे हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। वर्कबुक वगैरह भी मिली थी एलन से, बट मैंने मोस्टली प्रेफर किया था हैंड रिटन नोट्स। तो वो खोल के बैठती थी और यूट्यूब पे आप लोगों का वीडियो चला कर रखती थी। तो जो टॉपिक आ रहा है, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप शॉर्ट सेशन ले रहे हो 4 घंटे का है, तो आप अपने साइड से बेस्ट दोगे, बट स्टिल कुछ कुछ पॉइंट छूट सकता है। तो मैंने वो पेज जो आपने जैसे जो रियल क्लास में जो आपने पढ़ाया था, तो वो मैंने देख कर जो भी छूट रहा है उसको हाईलाइट करके, या फिर जो भी आपने मेंशन किया कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके पढ़ा था। और उस पेज को मैं टर्न कर लेती थी कि लास्ट में मुझे पढ़ना होगा तो सिर्फ इन पेजेस को एक बार ज़रूर देखना है कि ये वाले पेजेस स्किप ना हो। तो अभी आप ये बताइए कि जब एग्ज़ाम का जिस दिन रिजल्ट आया
उस दिन पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था? उनको बड़ी खुशी हुई या नहीं हुई, कैसे थे वो? सर मैं तो मतलब एग्ज़ाम का जब एग्ज़ाम देने के बाद मेरे को नींद वाली दिक्कत है, मैं बहुत सोती थी क्योंकि रिज़ल्ट का एक टेंशन सा था कि पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा। तो मैं 1 बजे ऑलमोस्ट उठी सोकर, तो फिर अचानक से ऑलमोस्ट आई थिंक 2 बजे तक मैसेज आ गया ग्रुप में कि रिज़ल्ट आउट हो गया है। जी। तो शिवर करने लग गई बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स वगैरह सब लोग बैठे हुए थे, इवन रिलेटिव्स भी कुछ तो लोग थे वहाँ पर। किसने देखा था रिजल्ट? रिज़ल्ट मेरे एक फ्रेंड ने पहले देखा था मेरा। अच्छा। तो उसने देखा, तो उसके पास मेरा रोल नंबर था, मुझे पता नहीं था उसने रोल नंबर ले लिया है मेरा, क्योंकि मोस्टली फ्रेंड्स यही करते हैं, बट वो नेगेटिव सेंस में नहीं लिया था क्योंकि वो हम दोनों साथ में पढ़ते थे, तो उसको ये था कि हम दोनों का साथ में निकले। तो उसने रोल नंबर में देखा, पहले उसने अपना देखा फिर मेरा देखा, तो उसने जस्ट मैसेज किया कि पास हो ऐसे करके, इतने नंबर आए हैं। तो फिर उसके बाद सीधे डॉक्टर शालिनी करके, तो वो जो सुनने में जो फील हुआ ना, मतलब लगा वो 6 महीने बेस्ट थे। और जिसने जो रोल नंबर लिया था वो पास? हाँ, वो भी निकल गया, हम दोनों साथ में पढ़ते थे। तो दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव रहा। तो हाँ। यही काफ़ी चीज़ होती है कि अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो तो आपको देखो दोनों का रिजल्ट अच्छा आया काफ़ी। अब आप ये बताइए कि जैसे जो बच्चे सोचते हैं कि यार मेरा नहीं हो पाया, तो उनको आपकी तरफ से आप क्या मोटिवेट करना चाहोगे कि कैसे, क्या सब्जेक्ट पे फोकस करना है, किन सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा पढ़ना है? सर जो मेन सब्जेक्ट है उसको तो छोड़ना नहीं है, वो तो ऑप्शन ही नहीं है, बट लाइक जो शॉर्ट सब्जेक्ट है लाइक कि सेक्रेटरी या डर्मा, ये सब तो एक ऐसे, मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि एक मेजर सब्जेक्ट छोड़ना कोई भी सब्जेक्ट नहीं है सर, क्योंकि लाइक कि कब किससे क्वेश्चन आ जाए किसी को नहीं पता। सही बात। तो मेरा ये था कि एक मेजर सब्जेक्ट लेके चलो, एक माइनर लेके चलो, कि थोड़ा वेटेज बना रहेगा और इंटरेस्ट भी साथ में बना रहेगा, कि मतलब ऐसा नहीं होगा, और अपना एक फेवरेट लो और एक ऐसा जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो इससे ये होता है कि दोनों कवर अप होता है। और सब्जेक्ट तो खैर कोई नहीं छोड़ना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आप किन्हीं लोगों को थैंक्स करना चाह रहे हैं, तो जो आपके पेरेंट्स हो, चाहे हाँ। आपके टीचर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, तो आप उनका नाम यहाँ ले सकते हो। यस सर, सबसे पहले तो मैं थैंक यू अपने मतलब मम्मी पापा को करना चाहूँगी, और फिर मैं सारी फैकल्टी, जो भी एलन की फैकल्टी हैं, जो भी टीचर्स हैं, इवन जो वहाँ के स्टाफ हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्प की है, मतलब लिटरली, मतलब रात में जो गार्ड वगैरह भी थे वो लोग भी बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं रात में, मतलब सेफ्टी वाइज। और फिर वहाँ पे जसवंत सर भी बहुत टाइम मेरे को मोटिवेट किए। और उसके बाद मेरी एक सिस्टर है, मतलब जो मेरे साथ रहती थी, कज़न, वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है कि वो साथ में है, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरे को कोई मोटिवेट, मतलब वो मेरे को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानती है, तो उसने मेरे को बहुत गाइड किया, मोटिवेट किया। और फिर मेरा एक फ्रेंड जिसके साथ मैं पढ़ती थी, तो हम दोनों साथ में पढ़ते थे, तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बनता था। और आप लोगों का वो रात में आके मोटिवेशन सेशन, आपका सिराज सर का, तो वो सबसे बेस्ट था, क्योंकि जब भी मैं डीमोटिवेट फील करती थी और आप लोग आते थे, तो लगता था यार ये लोग अपनी नींद वो करके हम लोगों के लिए आ रहे हैं, सेक्रीफाइस करके। सिराज सर एक्चुअली क्या करते हैं, सब टीचरों को यहाँ से ज़बरदस्ती खींच के ले जाते हैं, चलो। तो उनका एक है वो तरीका कि चलो देख के आते हैं, बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करके आते हैं। सर वो बहुत हेल्पफुल रहा, मतलब क्योंकि उस टाइम पे ना, मतलब ना क्लासेस चल रही हैं, ना कुछ भी, टीचर से भी इंटरेक्शन नहीं हो पा रही थी, तो उस टाइम पे आप लोग आते थे तो एक गाइडेंस हो जाता था, इवन आप लोग क्वेश्चंस भी पूछते थे, रैपिड सेशन चलता था जो, तो उसमें भी आंसर जब देते थे तो लगता था पढ़ तो रहे हैं, कुछ तो पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा था। तो मतलब ये है कि देखो, एक मैं अगर इन सबको समराइज़ कर दूँ तो शालिनी जो कहना चाहती हैं कि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस, और आपको डिसाइड करना है एक मेजर और एक माइनर सब्जेक्ट को लेके चलना है। और जो सबको लगता है कि हम भूल रहे हैं कि ये नहीं होगा, नहीं होगा, तो उससे डरना नहीं है। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनको तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि अब जो हो गया सो गया, अब इसको सोचो कि ये हमारा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है, कि अब इस बार करो या मरो वाली सिचुएशन है, कि इस बार देखो थोड़ा थोड़ा बार बार करने की जगह एक बार पूरी मेहनत लगा दो, तो रिजल्ट अपने आप आएगा। और पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। यस सर। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आएंगे, तो ये सोचना ही नहीं है कि मेरा नहीं होगा, सब होगा, तुम्हारा बिल्कुल होगा। और सर एक और और जी बताओ, एक बात और है कि एग्ज़ाम वाले डे, मतलब किसी भी मतलब एग्ज़ाम देने से भी पहले ईयरफोन लगा लेगा कोई भी हो, और देने के बाद जो ब्रेक होता है उसमें भी,
क्योंकि जो आसपास की सराउंडिंग होती है वो इतना आप नहीं भी चाहोगे तो भी लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, और आप कहीं ना कहीं नेगेटिव जाओगे, भले आपका पेपर कैसा हुआ वो आप भी नहीं जान रहे हो, लेकिन स्टिल वो इतना नेगेटिव हो जाता है कि फिर आपका सेकंड पेपर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि वो एग्ज़ाम वाले डे किसी से ना बात करें, ना किसी का भी कुछ सुनना है, बस अपने पे बिलीव रखना है और अपनी कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क पे, बस। तो बस देखो आप कितनी सिंपल सी चीज़ है कि सक्सेसफुल अगर आपको होना है तो उसमें बस आपको एक प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करना है। बाकी शॉर्टकट्स को यकीन नहीं करना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैं इस टॉपिक से सिर्फ क्वेश्चन पढ़ जाऊँ इसके, मैं इस टॉपिक के सिर्फ एमसीक्यू कर लूँ, मैं इस टॉपिक को ऊपर कहीं किसी गाइड बुक से रैपिड रिवीजन कर लूँ। तो देखो मेन सोर्स को आपको यकीन करना है। रिवीजन का टाइम एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आएगा, तो पहले तो आपके पास जो मेन नोट्स, मेन कॉन्सेप्ट रेडी होने चाहिए। अगर आप सिर्फ रिवीजन नोट से सोचोगे कि मैं इसको एग्ज़ाम को निकाल लूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिवीजन इज़ रिवीजन, मेन नोट्स आर सेपरेट। ये जैसे मैं अभी गया भी था किर्गिस्तान, तो वहाँ भी काफ़ी सारे बच्चे ये कर रहे थे कि वो बार बार रिवीजन देख रहे थे। सबके पास कोई ना कोई ऐप थी और हर ऐप में रिवीजन के नोट्स पड़े, तो बच्चे सिर्फ रैपिड रिवीजन के को 3-4 बार देख रहे हैं। अगर आपने मेन वीडियोस नहीं देखे, आपने मेन नोट्स नहीं बनाए, तो जो आप रिवाइज कर रहे हो वो तो सिर्फ हाई यील्ड चीज़ है। वो तो 5 साल के टॉपिक्स हैं जो टीचर्स ने पढ़ाए हैं, लेकिन जो मेन कंटेंट है, मेन कॉन्सेप्ट आपके मेन वीडियोस या मेन क्लास लेक्चर से आपके बनेंगे, तो आपको उनको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी आप बताइए कि जैसे कई कोचिंग में ये भी कहा जाता है कि मेडिसिन सर्जरी मत पढ़ो, ऐसा नहीं है। तो मेडिसिन सर्जरी के देखिए आप, अगर आप देखोगे मेडिसिन सर्जरी, गायनेकोलॉजी ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो इन 3 सब्जेक्ट को तो आप छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। पीएसएम से एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ साइकेट्री के क्वेश्चन, डर्मा के क्वेश्चन ओवरलैप करके, जरूरी नहीं कि वो 5 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हो सकता है वो मेडिसिन से साइकेट्री ओवरलैप करती है तो वो 10 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जैसे मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं कि रेटिनोब्लास्टोमा का क्वेश्चन आएगा, तो वो ऑप्था का भी क्वेश्चन बनता है, वो पैथोलॉजी का भी क्वेश्चन बनता है, वो मेडिसिन का भी बनता है, वो बच्चों में होता है तो पीडियाट्रिक्स का भी बनता है। तो ये सब एक ओवरलैप है, लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वल फोकस करना है। आपने कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा फोकस करे थे? मैंने ज़्यादा सर्जरी फोकस किया था, क्योंकि मेरे को सर्जरी मेरी वीक लगती थी, तो मेरा ये था कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जरी, और हाँ फार्मा को भी मैंने बहुत टाइम दिया था, बट फार्मा रेगुलर बेसिस पे पढ़ती थी, बट फार्मा ठीक हो गया था लास्ट तक, बट सर्जरी मेरे को लगता है मैंने बहुत टाइम दिया सर्जरी पे। और बाई लक सर्जरी के उतने क्वेश्चन ही है, लेकिन यही है कि हर सब्जेक्ट वेरी करता रहता है, तो ये कहीं ना कहीं काम आएगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए यार ये क्वेश्चन तो इससे तो पेपर से आए ही नहीं क्वेश्चन, तो ये नहीं है। आगे आपको नॉलेज, वो नॉलेज तो बेकार जानी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं काम आता है। और जो एलन की जो फैकल्टी थी, उन्होंने कैसा कंट्रीब्यूट किया? वो आपको फैकल्टी में क्या लगा कि ये फैकल्टी के नोट्स पढ़ने चाहिए, अच्छे थे नहीं थे? नहीं, फैकल्टी के तो सारे नोट्स मेरे को लगता है, मतलब मेडिसिन के आपके नोट्स से जो भी क्वेश्चन है वो डिट्टो, इवन लाइन टू लाइन उठ कर आए हैं क्वेश्चन। और ये मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला था ये बात। इसलिए तो नहीं बोल रही क्योंकि मैं सामने बैठा नहीं हूँ। सर, मेरे को बहुत सारे लोगों ने पहले से ही बोला था कि सर का सिर्फ नोट्स पढ़ना, कोई एक्स्ट्रा सोर्स मत जाना, क्योंकि मेरे को डर तो था मेडिसिन में, क्योंकि मेडिसिन वास्ट है और कहीं ना कहीं सब लोग डरते हैं मेडिसिन को लेकर। बट मैंने सोचा था कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता होगा कि लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठ के आते होंगे, बट जो भी क्वेश्चन थे मेडिसिन की वो सारे लाइन टू लाइन सच में उठ के आए थे क्वेश्चन। और सर्जरी मैंने मतलब वीक था तो मैं उस पर ध्यान देती थी। और फार्मा, सिराज सर का फार्मा बहुत अच्छा है, उनका नोट्स मतलब अभी भी मैं पीजी में भी, मतलब जो भी यदि आगे प्रिपरेशन करती हूँ तो मैं वही फॉलो करूँगी। और डर्मा के लिए भी सर, डर्मा वाले सर भी बहुत बेस्ट है। और मतलब फैकल्टी वाइज तो सारे टीचर यहाँ पे बेस्ट है। फिजियो वाली मैम भी बहुत अच्छी हैं, और क्या कहते हैं पीडिया भी है बहुत अच्छा रहा। ऑप्स गायनी में, ऑप्स में साक्षी मैम का जो कॉन्सेप्ट बना हुआ था और जो गायनी में मैम बनाई थी, वो मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैच कर गए थे वहाँ पे। थोड़े बहुत सिली किया मैंने मिस्टेक, बट आपने हमारे सी बोर्ड दिए थे? हाँ। कितने सी बोर्ड दिए थे? मैंने 2 दिए थे। दोनों में क्या क्या स्कोर रहा था आपका? एक में 145 था और दूसरे में 171 था। 145, 171। और आपके एक्सरियल मार्क्स में जो एग्जाम में कितने मार्क्स आए? 159। अगर आप इसके देखो मीन को कैलकुलेट करोगे, मैं ऐसा कई सारे बच्चों से मिला था, मैंने उनका मीन मीडियन मोड जो अश्वनी सर हमारे पढ़ाते, अब मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं उसकी, लेकिन तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के जो 3 सी बोर्ड के या 2 सी बोर्ड के एवरेज मार्क्स एग्जाम में आए हैं। यस सर। कल भी मुझे एक स्टूडेंट मिला था, उसके लाइक 165, 167 और 170 मार्क्स आए थे, तो उसके मेन एग्जाम में 168 मार्क्स आए। तो सी बोर्ड से आपको कितना फ़ायदा मिला?
सर सी बोर्ड से ये होता है कि पता चल जाता है कि इतनी देर हम बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं। अब हम सडन मतलब हम सी बोर्ड ना दें और हम सडन एग्जाम में जाते हैं तो वो 2.5 घंटे बैठना, इवन 2.5 घंटे भी नहीं होता, वो 3 घंटे होते हैं, क्योंकि आप पहले से जाओगे फिर बैठोगे। तो वो कंसिस्टेंट रहना पड़ता है कि आपको चेयर और उस पर बैठ कर और देखना है वो पूरे टाइम मॉनिटर को। तो वो चीज़ सी बोर्ड में हेल्प की कि आप पूरे टाइम मतलब क्वेश्चन कर रहे हो, और उसके बाद मतलब वो कंसिस्टेंट मैटर करता है। फिर ब्रेक के टाइम पे आपको क्या करना है, तो वो एग्ज़ाम के टाइम पे भी आपको समझ में आता है कि मतलब ये चीज़ मतलब बैठ जाती है दिमाग में कि ये चीज़ करना है हमें। तो वो चीज़ होता है कि आप अभी से दोगे सी बोर्ड और मतलब तैयार करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जीटी ग्रैंड टेस्ट तो मतलब ज़रूर देना चाहिए। वो तो मैंने पता नहीं जहाँ के भी ग्रैंड टेस्ट हो, मतलब मैंने तो जहाँ के मिलते तो मैं दे देती थी। इवन जिससे मेरी पढ़ाई नहीं होती थी, कभी कभी ऐसा होता था कि मैं मतलब लॉस फील करती थी, लाइक कि कुछ समझ नहीं आता था आज के दिन क्या करना है, क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो मैं ग्रैंड टेस्ट स्टार्ट करती थी और देना स्टार्ट कर देती थी कि एक्चुअली कल भी एक बच्चे ने बताया था। तो जब आपको, हर किसी के एक दिन होते हैं, कभी आपको लो मूड लग रहा है कि आज मुझे कुछ नहीं पढ़ना है, तो उस दिन जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है आपको वो पढ़ना है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ईएनटी था। ईएनटी था। देखो, ईएनटी फेवरेट था, तो जिस दिन आपको लग रहा है कि मेरा लो मूड है, मुझे मन नहीं कर रहा, तो उस दिन आप ईएनटी पढ़ो। तो इसीलिए अब पीजी आपको ईएनटी में करनी है? नहीं, पीजी तो ईएनटी मतलब मेरा डरमा भी फेवरेट है, बट डरमा लाइक ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है, तो स्कोर वाइज ईएनटी मतलब मेरा ज़्यादा। ईएनटी फेवरेट है लेकिन पीजी डरमा में करनी है क्योंकि डरमा में पैसे ज़्यादा है। तो सोच सबकी अलग अलग हो रही है। तो आप ये सोचो कि सेम कितना डिफरेंस आ रहा है। पहले जब बोलते थे आपको डॉक्टर शालिनी मिश्रा, और अब जो लोग बोलते हैं डॉक्टर शालिनी मिश्रा, तो आप कुछ ज़्यादा अच्छा लगता नहीं लगता? सर पहले मैं कहीं भी डॉक्टर मतलब सब बोलते थे डॉक्टर लिख लो, बट मैं लिखती नहीं थी कहीं भी, मतलब कहीं भी मेरा डॉक्टर नहीं लिखा होता था। मेरे भाई वगैरह डॉक्टर यूज़ करते थे मेरे लिए, बट मेरा कहीं भी नहीं, और ना मैं खुद को इंट्रोड्यूस भी करती थी एज अ डॉक्टर। बट मतलब क्योंकि एक होता है ना कि आप कुछ अच्छा कर लियो लाइफ में, तो एक अच्छा फील होता है बताने में कि हाँ मैंने ये चीज़ किया अब है। जब रिजल्ट आया तब से बता रही हैं? हाँ, तब से तो ये हो गया कि पहले फ्रेंड का कॉल आया सीधे, डॉक्टर हाय डॉक्टर शालिनी मिश्रा। तो वो जो फील था ना, मतलब वो पूरा मेरे को 6 मंथ पूरा एकदम विजुलाइज करा दिया कि मैंने उस 6 मंथ में क्या किया था। तो वो मतलब पे ऑफ हुआ। और अभी तो खैर अब जिसका भी कॉल आता है तो एक होता है कि सब रिस्पेक्ट दे के ही बात करना। और एक घर में भी खुद का वो हो गया, कहीं ना कहीं पापा का ऐसा था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि पापा ऐसे मतलब एज अ लाइक गर्ल्स को लेके अभी भी थोड़ा इंडिया में है, मतलब आगे प्रॉब्लम्स होती हैं थोड़ी बहुत। तो पापा के लिए था कि यार करना है, पापा को एटलीस्ट एक तो खुशी देनी है, मतलब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम निकल जाए, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तो बस इतना था कि बस निकालना है, फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, आसपास वालों का नहीं सोचना कि किसका कितना अटैम्प्ट हुआ है, किसने कितनी बार में निकाला है, किसके कितने नंबर आ रहे हैं। और हाँ ये था कि टेस्ट जो होते हैं उसमें नंबर मैटर नहीं करता, यदि नंबर कम भी आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं मैटर नहीं करता, क्योंकि क्या होता है कि अभी बहुत बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, बट जब टेस्ट मतलब जो एग्ज़ाम हुआ उसमें नहीं हो पाया कई लोगों का, तो वो मैटर नहीं करता। अपने आप को कभी भी ये नहीं कि हम वीक हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, ओवरऑल तो बस पास होने से ही मैटर करता है। 150 = 300, तो सेम वही है थियरी। जैसे कल जैसे मुझे याद है एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, उसने बोला था कि मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, मेरे दादाजी की प्रॉब्लम है, पापा को दिक्कत है, मुझे भी दिक्कत है। देखो, ऐसे लोग भी होते हैं जिनको इससे कई ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि जो मेरा मानना है कि एक्सक्यूजेस आर नथिंग, दीज आर फैब्रिकेटेड लाइस। आप खुद को बस सेटिस्फाई कर रहे हो कि यार मतलब मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। हर किसी इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अब आपको उन प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ना है। जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाएगी। अब इसीलिए थोड़ा सा इन सब चीज़ों से ऊपर आके सोचो कि अब जैसे आपको आगे क्या करना है। तो अब ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि मुझे मेरा इसलिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ। अब जो है ये तुम्हारा जो लोग नहीं कर पाए उनके लिए मैं बोलूँगा, इसको ये मान के चलो कि ये मेरा आखिरी अटैम्प्ट है, पहला अटैम्प्ट है। इससे पहले जो हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो आजकल जो ज़माना है वो आप देख रहे हो, लाइक स्मार्ट स्टडी का ज़माना है। सो हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है। सो अभी भी सफिशिएंट टाइम है। तो तुम्हें क्या लगता है, जो आपके साथ वाले जो नहीं कर पाए, क्या वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ऑब्वियस सी बात है सर, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं।
बस थोड़ा सा अपने आप को नेगेटिव इन्वायरमेंट से दूर रखना है, नेगेटिव सर्कल से दूर रखना है। ऐसे लोगों से बात नहीं करती जो नेगेटिव मतलब माइंड में डाले कि ऐसे नहीं हो पाता, इजीली नहीं हो पाता, इतने अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। क्योंकि मतलब मेरे अंदर भी वो डर था, बट मैं देने के बाद पता चला ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता। आप फर्स्ट टाइम पे भी कर सकते हो, और हाँ यदि आपके माइंड में सेट है कि नहीं यार फर्स्ट में नहीं होगा, तो फिर ऑब्वियस सी बात, आप कितने भी अटेम्प्ट्स ले लो फिर वही हो जाता है। तो ये थी हमारे साथ मिस शालिनी मिश्रा से डॉक्टर शालिनी मिश्रा की जर्नी। आई होप यू एंजॉयड दिस जर्नी। अब देखो इनका कॉन्फिडेंस, चेहरे पे एक रौनक आ गई, एक मुस्कुराहट आ गई है। तो ये आपके चेंजेस आते हैं एग्ज़ाम निकलने के बाद। तो फिर किसी दिन मिलते हैं किसी और इंटरव्यू में, जिससे आपको थोड़ा सा उनकी जर्नी के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।